हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू करा था जिसमें हमने सीखा था गॉस थ्योरम। एक तरीके से हम सीखने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ प्रॉपर्टीज कल देखी थी विद यूनिट एंड डायमेंशन। फॉर्मूला क्या होता है ये देखा था। ये भी जाना था कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरूरी 100% जीरो होगा, लेकिन ये वाइस वर्सा ठीक नहीं है। यानी जरूरी नहीं है कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी, ये भी जाना था क्यों। और मैंने ये भी बताया था कि आगे चल के हम डिफरेंट एग्जाम्पल से सीखेंगे कि ऐसा कब होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। एक एग्जाम्पल कल मैंने डायपोल के थ्रू आपको समझाया भी था। आज हम सीखेंगे गॉस थ्योरम में दो चीजें और आएंगी। आप सामने लिखा देख रहे होंगे, एक तो एरिया वेक्टर, दूसरा सॉलिड एंगल। पहले हम एरिया वेक्टर समझ लेते हैं क्या होता है। एरिया वेक्टर जो है, द एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ए। ये ए वेक्टर बना दिया। along the outward drawn normal to the area, the length of the vector representing the magnitude a। आप कहेंगे तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा टफ है, मैं क्या कह रही है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एक बार मैं इसको और पढ़ देता हूं। द एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ए वेक्टर along the outward drawn normal to the area, the length of the vector representing the magnitude a। मतलब क्या है, ये कोई एक ए है, ये कोई एरिया है, कोई भी एनी एरिया, उसके सेंटर से आउटवर्ड एक नॉर्मल खींच दो। ये देखिए, ये मैं एक एरिया लेता हूं, ये एरिया है, ये एरिया है, ये पूरा एक एरिया, इसका सेंटर से आउटवर्ड एक नॉर्मल खींच दो, सेंटर से परपेंडिकुलर एक बाहर की तरफ नॉर्मल खींच दो। ऐसे रखा ये एरिया, तो ये एरिया को इसके सेंटर से आउटवर्ड एक नॉर्मल खींच दो। ठीक है सर, तो ये एक एरिया था, इसका ये सेंटर था, इससे आउटवर्ड परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींच दिया, वो एरिया वेक्टर हो जाता है। ठीक है सर। अब एरिया वेक्टर की दो क्वांटिटी होती है। वेक्टर में दो चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो इस एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो एरिया है जिसका हम ये एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं, जो भी ये एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया का हम एरिया वेक्टर, ये हो गया इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ऊपर, इस एरिया के सेंटर से परपेंडिकुलर ऊपर। अब एरिया वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये एन यूनिट क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो डायरेक्शन तो सेंटर से परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर में, तो मैग्नीट्यूड मानो इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, तो ये जो लाइन है, लेंथ है, ये जो लेंथ है इस एरिया की, ये कितनी हो जाएगी 5। तो मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर हो जाएगा। यूनिट पे बताएगा कि सर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ तो मीटर है, हो सकता है ये सेंटीमीटर हो वो अलग, पर लेंथ जो होगी, अगर ये 5 यूनिट की लेंथ है तो समझो इसका एरिया 5 होगा। अब मीटर स्क्वायर में बात करें तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, सेंटर से परपेंडिकुलर आउटवर्ड खींच दो, वो तो डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितना ये एरिया का ये मैग्नीट्यूड है, मानो 20 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर का 20, तो इसकी लेंथ 20 यूनिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ही होगी। तो एक चीज हमने पढ़ी एरिया वेक्टर, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी हमें बताते हैं, पहले हम इसको हम एंगल पे बात कर ले। एरिया वेक्टर मैं रब कर रहा हूं, एरिया वेक्टर हो चुका है, यहां पे एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अभी तक हम एंगल पढ़ते थे, एंगल हमने पढ़ा था ये ए बी सी, ये एंगल थीटा, इसकी यूनिट क्या होती थी, रेडियन या डिग्री। ये 2 डायमेंशनल होता था। 2 डायमेंशन क्या मतलब, दो लाइनों के बीच बना एंगल या बाहर बना एंगल, वो अलग बात है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, लेकिन 2 डायमेंशनल होता था। 2 डायमेंशनल का मतलब है दो लाइन के बीच या दो लाइनों से घिरा हुआ एंगल बनता था, तो वो 2 डायमेंशनल होता था। अब जो हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल,
ये थ्री डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल कैसे होता है? कभी बच्चे जो बर्थडे पे कैप लगाते हैं, बच्चों की बर्थडे कैप जो कोन के आकार की होती है, ऐसे करके वो कोन देखा, या सॉफ्टी खाते हैं तो सॉफ्टी का जो नीचे एंगल बन के आता है, या कभी तुम्हारे आपने वाटरमेलन दिखते देखा होगा, तरबूज, तो तरबूज वाला बीच से ऐसे करके तिकोना कोन टाइप का बाहर निकाल के रख लेता है, दिखाता है कि हमारा तरबूज कितना लाल है। तो वो सेंटर पे एंगल बनना होता है। जो सेंटर पे ये तरबूज है, ये तरबूज का ये सेंटर है, इतना पीस उसने निकाल दिया बाहर, ऐसे करके आउट कर दिया। ये दिखाने को हमें कितना तरबूज लाल है। तो ये जो सेंटर पे एंगल थ्री डायमेंशनल बनना है। या बच्चों की जो बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाती है थ्री डायमेंशनल। या फिर हम जो सॉफ्टी खाते हैं, बच्चे कोन वाली, बच्चे वाले जो कोन वाली सॉफ्टी खाते हैं, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनता है थ्री डायमेंशनल, वो सॉलिड एंगल कहलाता है। तो समझ में आया? टू डायमेंशनल तो हमारा सिंपल एंगल कहलाता है जिसकी यूनिट वेरिएबल होती है। टू डायमेंशनल जो आप तक हम पढ़ते आए हैं सिलेंडर में, कोन में, इस सर्किल में, वो उसकी टू डायमेंशनल है। अब हम थ्री डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, जो सॉफ्टी के बीच में बना होता है ये, या बच्चों की बर्थडे कैप होती है, सॉफ्टी और कोन बात एक ही है ये, या फिर जो वाटरमेलन वाला थोड़ा सा तरबूज का पीस निकाल देता है, तो सेंटर पे ये पीस उसने अलग कर दिया दिखाने को, तो सेंटर पे एंगल बना, वो सॉलिड एंगल होता है। ये थ्री डायमेंशनल फिगर होती है। तो सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन हो जाती है। टू डायमेंशनल जो एंगल होता है उसकी यूनिट रेडियन होती है, जबकि सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन हो जाती है। सॉलिड एंगल डिफाइन कैसे किया गया? वन स्टेरेडियन कभी बताऊंगा। एरिया, अगर हम किसी भी, ये पूरा हमारा क्या था, एरिया ऑफ वाटरमेलन, पूरा हमने इसका छोटा सा एरिया ये ले लिया डी। यही तो एरिया वेक्टर पढ़ा कि सेंटर से रेडियस से परपेंडिकुलर ले, तो रेडियस से परपेंडिकुलर, सेंटर से ये रेडियस का मतलब ये रेडियस होगी इसकी, सेंटर से परपेंडिकुलर, ये तो डी हुआ। तो छोटा सा जो हमारा ये जो एरिया हमने ले लिया, पूरे तरबूज, ये पूरा तरबूज था, पूरा वाटरमेलन था, वाटरमेलन का इतना सा एरिया लिया हमने, ये जो उसने काट लिया, वो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर की। बात सही है। स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आर स्क्वायर के। यानी स्फीयर का एरिया रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अरे भाई एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम नहीं कह रहा, वॉल्यूम 4.3 पाई आर क्यों होता है? मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 की वैल्यू 4 पाई 22%, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आर स्क्वायर की। तो वो हमने छोटा सा एरिया लिया है, तो छोटा सा एरिया भी तो जो रेडियस के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल लगा के हमने कांस्टेंट के लगा लिया, तो के इक्वल टू क्या आ गया? डी अपॉन आर स्क्वायर के वैल्यू। भाई एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के है, हमने छोटा सा एरिया लिया, वाटरमेलन का इतना सा तरबूज का हिस्सा काटा, जो सेंटर एंगल बना था वो देखना है। तो छोटा सा एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, तो डी किसके उस पर हो जाएगा? साइन ऑफ प्रोपोर्शनल लगा के कांस्टेंट के लगा लिया, तो के इक्वल टू क्या हो गया? डी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ ये जो कांस्टेंट है वही हमारा सॉलिड एंगल है। ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा, ओ एम ई जी, ओमेगा। डब्ल्यू ऐसे बनता है, ये थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ये ओमेगा है, ओमेगा। तो कांस्टेंट हमारा डी ओमेगा। अब सुनो, छोटा सा हमने एरिया लिया था ना, तो छोटा सा सॉलिड एंगल बना, इसलिए हमने डी ओमेगा। अगर हम पूरा एरिया लेते वाटरमेलन का, ये पूरा, तो पूरा सॉलिड एंगल क्या बनता? ओमेगा। छोटा सा एंगल लिया, छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा वाटरमेलन का एरिया लिया, तो छोटा सा सॉलिड एंगल बना, सेंटर पे डी ओमेगा। अगर हम पूरा लेते तो पूरा बन जाता ओमेगा। अभी बताइए कैसे? तो यहां समझ में आ गया कांस्टेंट ओमेगा, डी ओमेगा क्या होगा? डी अपॉन आर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं। छोटा सा तो एरिया था, डी अपॉन आर स्क्वायर क्या है? डी ओमेगा। हमें पूरा एरिया लेना है, तो इंटीग्रेट कर दो, तो इधर भी इंटीग्रेट, डी ओमेगा का क्या हो जाएगा? ओमेगा। अरे डी एक्स का क्या हो जाता है इंटीग्रेट? छोटी सी लेंथ का, पूरी लेंथ एक्स,
तो डी ओमेगा का क्या हो जाएगा, ओमेगा कब, जब एरिया भी छोटा सा है कि डीए का पूरा एरिया ए हो जाए, आर स्क्वायर, आर तो कांस्टेंट है ना, इसका होगा नहीं। एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 4 पाई स्टेट रेडियन, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेट रेडियन। यानी हमारा एंगल कितना बन सकता था बेटा, जो हम 2 डायमेंशन थीटा 360, देखो यहां 0 से शुरू करके गोल पे घूम सकते थे, मैक्सिमम कितना बनता 360, 360 का मतलब 2 पाई रेडियन, 362 पाई आ जाओ, कितना बन सकता था 2 पाई, मैक्सिमम हमारा कितना बन सकता था ये 2 पाई, 2 डायमेंशनल। तो यहां से शुरू करते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मिला के कितना हो जाता था 360, जबकि ओमेगा कितना बन सकता है 4 पाई, यानी 4 और पाई की वैल्यू 180, यानी 720 स्टेट रेडियन, 4 पाई हो सकता है इसकी वैल्यू, समझ में आया। तो ये इसका फॉर्मूला है छोटे से सॉलिड एरिया का, डी ओमेगा का, छोटा सा जब एरिया लेंगे हम, छोटा सा कोई एरिया लेंगे तो छोटा सा हमारा जो सेंटर पे बनेगा सॉलिड एंगल, जो डी अपॉन आर स्क्वायर, डी ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के के लगाया, के ही डी ओमेगा हो जाता है। जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो डी ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा, डी का ए 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई 3 डायमेंशनल में स्टेट रेडियन, ये हो गया, समझ आई, पाई की वैल्यू यहां लगा के, और इसकी यूनिट क्या होती है स्टेट रेडियन। अब दो बातें समझ लेती है, सुनो, वन स्टेरेडियन की डेफिनेशन, वन स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सस्पेंडेड बाय अ पार्ट ऑफ द suspended by a part of the surface of the sphere at the center of the surface when the area of the part is equal to the square of the radius of the sphere। कोई मतलब नहीं भैया, डी ओमेगा क्या आया, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, यही तो बताया था, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन अभी यही बताई। अब डी ए किसके इक्वल कर लो, आर स्क्वायर की, एरिया किसके इक्वल कर लो, छोटा सा एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर की, तो डीए की जगह क्या लगा दिया आर स्क्वायर, तो डी ओमेगा सॉलिड एंगल क्या आया 1 स्टेट रेडियन, 1 स्टेट रेडियन, समझ में आ रहा है। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि जब छोटा सा एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ये टोटल एरिया, जब जो भी एरिया ले रहा है वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो एरिया की जगह रेडियस के स्क्वायर, तो सॉलिड एंगल कितना है 1 स्टेट रेडियन। तो 1 स्टेट रेडियन की डेफिनेशन क्या हुई, 1 स्टेट रेडियन वो सॉलिड एंगल है, डी ओमेगा क्या है सॉलिड एंगल, 1 स्टेट रेडियन वो सॉलिड एंगल है जब हमारा एरिया किसके इक्वल हो जाए रेडियस के स्क्वायर के। तो वही तो कह रहे हैं एरिया ऑफ द पार्ट, एरिया ऑफ द पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जब एरिया उस पार्ट का एरिया स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इक्वल हो जाए तो वो जो एंगल बनता है वो कितना होता है सॉलिड एंगल 1 स्टेट रेडियन। ये 1 स्टेट रेडियन की डेफिनेशन हो गई। आगे की चीज देखते हैं, और यहां पे एक चीज समझ लो, क्योंकि गॉस थ्योरम में इसका बहुत यूज होने वाला है भैया, ये जो मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये समझ लो, ये हमारा कोई क्लोज सरफेस थी, ये कोई हमारी क्लोज सरफेस थी, प्लीज समझिए। क्लोज सरफेस का हमने ये छोटा सा एरिया लिया, ये वाला जिसमें मैं व्हाइट चौक चला रहा हूं जरा ध्यान से दीजिए, ये कोई एक हमारी क्लोज सरफेस थी, ये पूरी यहां तक, इसका हमने छोटा सा एरिया ये वाला लिया, छोटा सा एरिया हमने ये वाला ले लिया, इज दैट क्लियर। इसका सेंटर हमने माना ये ओ, तो इसकी रेडियस ओ पी,
ये नहीं, OP ये पॉइंट P, ये इसकी क्या हो गई रेडियस, और ये क्या है इसका एरिया, इसका क्या है एरिया। तो रेडियस की जो डायरेक्शन होगी, तो आज यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन, भाई यही तो रेडियस है, तो रेडियस की डायरेक्शन तो यही हो गई, O से P, यही तो रेडियस है हमारी इसकी, तो रेडियस इसी डायरेक्शन में हो गई आज यूनिट वेक्टर। अच्छा ये जो हमने बनाया, ये व्हाइट चौक जिस पे चला रहा हूं, ये इसका एरिया वेक्टर मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि कोई भी एरिया हो उससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कर दो, वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कर दो, उसका एरिया वेक्टर। तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ मैंने कर दिया, डी ए आ गया, छोटा सा, ये पूरा एरिया ए था, मैंने छोटा सा एंगल डी ए दिया, तो इसका डी ए कैसे दिखाएंगे, सेंटर से बाहर की तरफ एरिया वेक्टर कर दो, सेंटर से बाहर की तरफ एरिया वेक्टर, ये इसका हो गया। अब ये इसकी रेडियस तो ये थी, इससे ये एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाना, थीटा। तो बेटा हमें सॉलिड एंगल जो बनाना होता है वो हमेशा किससे होता है, रेडियस से। मैंने तो पहले बताया कहां से होता है, रेडियस से। तो ये डी ए इस रेडियस से कितना एंगल बना रहा, तो डी ए का इधर, तो मैंने कई बार बता रहा हूं, लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर ये डी ए है और इधर थीटा, तो जिधर एंगल बनना होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आ जाता है, कॉस कंपोनेंट। अब नहीं बताऊंगा, 1000 बार बता चुका हूं, जिधर जैसे डी ए है, ये डी ए, तो हमें इसका इधर कंपोनेंट निकालना, इधर कंपोनेंट निकालना है, तो इधर डी ए है, जिधर कंपोनेंट निकालना होता है उधर क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा। ये हमारा कोई चीज डी ए थी, ये दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक कंपोनेंट जिधर थीटा बनना हो उधर डी ए कॉस थीटा, और दूसरी तरफ डी ए साइन थीटा। ये ऑर्थोगोनल होते हैं, ये और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। ये हमारे पास डी ए था, जिधर एंगल बनना हो उधर डी ए कॉस थीटा, और दूसरी तरफ डी ए साइन थीटा। तो डी ए का हमें वो एरिया निकालना है जो रेडियस की डायरेक्शन में हो, तो कौन सा होगा वो, ये वाला, ये थीटा वाला डी ए, ये पूरा डी ए का कौन सा कंपोनेंट, डी ए कॉस थीटा, तो वो ये वाला होगा जो रेडियस की डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसका वो कंपोनेंट जो रेडियस की, समझो ये हमारा सेंटर था, ये हमारी रेडियस थी, ये हमारा सेंटर था, ये हमारी रेडियस, तो रेडियस की डायरेक्शन तो यही होगी आर यूनिट वेक्टर, ये सेंटर से ऐसे। ये हमारा छोटा सा एरिया था इस क्लोज सरफेस का, इस क्लोज सरफेस का ये वाइड वाला पोर्शन, क्लोज सरफेस का छोटा सा एरिया हमने डी ए लिया। एरिया क्या होता है, सेंटर से आउटवर्ड एक नॉर्मल खींच दो, तो ये डी ए हो गया। तो हमें इस डी ए का इस जो रेडियस है इसके अलावा एक कंपोनेंट निकालना है, तो डी ए है, रेडियस से ये कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा, तो रेडियस के अलावा कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा इस एरिया वेक्टर का, डी ए कॉस थीटा। तो वही मैंने ये बनाया, ये जो पर्पल कलर से बनाया, ये ब्लू कलर का लो, डी ए कॉस थीटा, ये वाला, ये होगा रेडियस के अलावा, ये वाला, ये जो इससे बनाया डी ए कॉस थीटा, ये डी ए कॉस थीटा, ये वाला। तो अब हमें इसका काम नहीं है, डीए का काम नहीं है, हमें उससे मतलब होता है जो रेडियस की अलाउंग जितना एरिया आ रहा होता, तो ये टोटल एरिया छोटा सा कितना था, डीए। हमें डीए नहीं लेना है, हमें वो कंपोनेंट लेना है, उतना एरिया लेना है जो रेडियस के अलाउंग जा रहा हो। तो इस डीए का, इस रेडियस से ये डीए, ये तो डीए इधर सेंटर से बना रहा था, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये एरिया वेक्टर है, और रेडियस ये जा रही थी इस क्लोज सरफेस की, ये तो डीए माना थीटा एंगल बना रहा था। हमारा जो एरिया वाइड वाला डीए छोटा था, वो रेडियस से कितना एंगल, थीटा। तो ये रेडियस की डायरेक्शन में डीए कितना बनाया, डीए कॉस थीटा, वो मैंने बनाया। अब ये रेडियस की डायरेक्शन में जा रहा होगा डीए कॉस थीटा। इस पूरे डीए का कौन सा कंपोनेंट, डीए कॉस थीटा। तो अब बेटा डी ओमेगा की डेफिनेशन क्या थी, डीए अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये क्या आ जाएगा, डीए कॉस थीटा। समझो मेरी बात को, अगर हम ये एरिया ले रहे हैं, रेडियस भी हमारी यही है, रेडियस हमारी ये है, और ये जो हमने एरिया लिया है ये छोटा सा डीए, तो ये भी सेंटर से आउटवर्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी ओमेगा बना है डीए अपॉन आर स्क्वायर।
रेडियस हमारी ये है, रेडियस हमारी ये है, ये रही रेडियस, और हमने जो एरिया लिया वो भी सेंटर से आउटवर्ड एडी ऐसे बनता है। तो अगर एरिया और रेडियस, एरिया वेक्टर जो हमने छोटा सा लिया है और रेडियस की डायरेक्शन, रेडियस जो यूनिट वेक्टर दिखा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में अगर, तो क्या हो जाएगा डीए अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन मान के चलो ये एरिया हमने लिया, ये तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलेगा, इस एरिया का क्या होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और रेडियस हमारी ये जा रही है और ये हमारा डीए, तो ये रेडियस से अब कितना एंगल बनने वाला है, थीटा। तो डीए का इधर रेडियस की तरफ कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, डीए कॉस थीटा, जिधर एंगल बनता। तो रेडियस के सामने जो एरिया का कंपोनेंट आता है वो लेते हैं। इसमें रेडियस के सामने डीए ही पूरा आ रहा है, पूरा डीए भी करिए, इसमें डीए का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, डीए कॉस थीटा। तो यहां डीए की जगह क्या लेंगे, डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर समझ में आया, वेरी गुड। अब हम गॉस थ्योरम देखते हैं क्या कहती है। The electric flux phi E through the closed surface is equal to the net flux, net charge Q is equal to the is equal to 1 upon epsilon naught times और लिख लो, तब और सरल हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट कितना पड़ता है, इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनटू 1 upon epsilon naught टाइम्स, ऐसे करके लिखना पड़ता। उससे अच्छा ये लिख लो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught टाइम्स to the net charge Q in the closed surface। अब कल ही मैंने बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं। ये कोई क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा है, नेट चार्ज Q। नेट चार्ज Q आप कल करूंगा जब एग्जाम्पल समझाऊंगा। फ्लक्स हमने इस पूरे के अंदर कितना चार्ज रखा है, Q। तो फ्लक्स जो होगा, नेट प्लस टोटल फ्लक्स, वो कितना होगा, इस Q का 1 upon epsilon naught, Q का कितने टाइम, 1 upon epsilon naught टाइम्स। ये किसने कहा, गॉस ने, गॉस थ्योरम। और डेफिनेशन क्या कहती है, फ्लक्स क्या होगा, E डॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, और डीए छोटा सा एरिया डीए होने वाला, इसको इंटीग्रल कर देंगे, डीए का एरिया ए हो जाएगा, डी पाई का क्या हो जाएगा, यहां लिख लो पाई ई टोटल। अभी डीएक्स छोटी सी लेंथ, इसका इंटीग्रल करके टोटल निकल आता है। ऐसे डी पाई छोटा सा फ्लक्स होगा इस छोटे से एरिया की वजह से, डी पाई का क्या हो जाएगा, पाई टोटल। तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डीए, डीए का ए टोटल एरिया, जब डीए, अरे भाई डीए का क्या हो जाएगा, ए, जब छोटे से एरिया का इंटीग्रल करने पे टोटल एरिया मिल जाएगा। तो छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा प्लस डी पाई, तो डीए का जब ए हो जाएगा तो डी पाई का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल करने पे
पाई, जब छोटे से एरिया के बेस से छोटे का प्लस इंटीग्रल करा तो टोटल एरिया मिला, इसका इंटीग्रल कराता हो टोटल प्लस मिला, ये डेफिनेशन कहती है बाई डेफिनेशन। ये हम कल प्रूव करेंगे, ये डायग्राम ध्यान रखना। फिर लास्ट टाइम एक बार बता दे रहा हूं, ये हो गई गॉस थ्योरम, ठीक है। मैं एक लास्ट टाइम फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना। लास्ट टाइम मैं फिर बता रहा हूं, उस बात को मेरी समझो। ये हमने कोई एरिया लिया, ये हमारी रेडियस जा रही है, और इस एरिया का, ये एरिया क्या होता है, इस एरिया पर सेंटर से परपेंडिकुलर खींच दो डी, और ये रेडियस का यूनिट वेक्टर है, ये रेडियस है, ये सेंटर है। तो इस एरिया और आर के बीच अगर एंगल थीटा बनना है, तो इस एरिया का हमें वो एरिया कंपोनेंट लेना है जो रेडियस के अलाउंग आ रहा हो। तो जहां एरिया ए है और थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर इसके अलाउंग ये जो एरिया आएगा, ये निकलो, ये वाला, ये इसके अलाउंग आएगा, वो कितना होगा, डीए कॉस थीटा। डीए का इस रेडियस के अलाउंग कितना कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा। हमेशा याद रखो, अगर ये डीए है, हम कह रहे हैं एफ है, फोर्स है, और ये एंगल थीटा, तो जिधर एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट लग जाता है, और परपेंडिकुलर से ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कराते हैं, जिधर एंगल बनता है वहां एफ का कॉस थीटा और दूसरी तरफ एफ साइन थीटा। ऐसे ये डीए था, डीए का इधर थीटा बनना है, तो इधर कौन सा आ जाएगा, डीए कॉस थीटा, और दूसरी तरफ डीए साइन थीटा। उससे हमें फिलहाल मतलब नहीं है। और अगर हमारी रेडियस भी इसी अलाउंग होती और एरिया भी हमारा इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ही इस एरिया का एरिया वेक्टर क्या होता है, जो एरिया हो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर, तो एरिया भी हमारा इसी अलाउंग होता और रेडियस भी इसी अलाउंग होती, तो कोई बात ही नहीं। तो क्या लगता, अब ये रब कर रहा हूं, डीए क्या हो जाता, डी ओमेगा, डीए अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, अरे भाई ये आया इसी से है, तो मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये इसी से आया है। अब भैया रेडियस और एरिया एक ही डायरेक्शन में, रेडियस भी इधर है, रेडियस का यूनिट वेक्टर, और एरिया जो इसका, इस एरिया का एरिया वेक्टर है वो भी इधर ही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, रेडियस का यूनिट वेक्टर भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। cos 0 लगाओ, cos 0 1 होता है, तो अपने आप क्या जाएगा, डी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर थीटा एंगल बना रहा है तो यहां क्या लग जाएगा, डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कल हम प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस बात को ध्यान से समझिएगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, डीए कॉस थीटा कब लगता है, जब रेडियस और एरिया वेक्टर, रेडियस का यूनिट वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा होता है, तो रेडियस वेक्टर की तरफ जो एरिया वेक्टर एंगल बनाता है डीए कॉस थीटा, तब लग जाता है डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर रेडियस और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है, तो डीए अपॉन आर स्क्वायर लग जाता है। स्टेरेडियन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, गॉस थ्योरम क्या कहती है ये मैंने आपको बता दी। कल हम गॉस थ्योरम प्रूव करेंगे, पढ़ते रहिए, बाय।